आएंगे बच्चे भाई। आज तुम्हें मैं यूनिट्स और मेजरमेंट जो सबसे पहला चैप्टर है ना, उसकी रिवीजन कराती हूँ और उसके बेसिक्स भी बताऊंगी सब बच्चों को। तो हम शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां, है ना। तुम हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? ये भी बहुत से इंग्लिश में समझ आ जाती है। अच्छा। फिजिकल क्वांटिटी पता है? पता है किसे कहते हैं, बताओ। क्योंकि हम हमेशा हमेशा करते रहते हैं कि ये भौतिक राशियां है, ये भौतिक राशियां है। कहते किसे हैं भौतिक राशि? वो यूज किया जाता है। भौतिक राशियां वे राशि होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है ना। वे राशियां जिनको मापा जा सकता है। और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, that quantities which can be measured are called as physical quantity। ये बुक में हमें डेफिनेशन मिलती है, क्या होता है ना, सीधा भौतिक राशियों से शुरू कर रखा। अब फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं कहूँ कि मुझे ना बहुत दुख हो रहा है, या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसको मेजर तो नहीं कर सकते ना, गुस्से को मेजर नहीं कर सकते, दुख को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसी, ये भौतिक राशि नहीं है। जैसे तुम क्या करो, बाजार में गए मान लो, ठीक है, और तुम्हें क्या लाना है, चीनी लेके आनी है, तो तुम क्या कहोगे उसे, दुकानदार को, 1 किलो चीनी दे दो, है ना। तो तुमने दो चीजें बताई, एक तो एक बताया और एक किलो बताया, यानी कि एक कोई वैल्यू बताई तुमने उसे, और एक ये क्या बताया, उसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है जिसे इसका मात्रक कहते हैं। तो हमें मात्रक की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम मेजरमेंट पे आगे, पहले यूनिट लिखते हैं, यूनिट किसे कहते हैं या मात्रक किसे कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को कोई नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं।
जैसे हमने क्या किया, लंबाई नापनी है हमें मान लो, तो हमने क्या किया, अपने हाथ से मान लो ये करा, हमने अपने हाथ से इतनी लंबाई को यहाँ पे एक निशान लगा लिया, और इसे हमने क्या नाम दे दिया, एक विधान। हैंड स्पान भी तो बोलते हैं ना इसे। तो ये हो गया हमारे एक विलान की इतनी लंबाई है, इसको डबल कर देंगे, 2 हो जाएगी, 2 हैंड स्पान की 3, ऐसे करके हम इसको माप सकते हैं। तो क्या किया, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूनिट डिसाइड कर ली, किसी ने किसी को मेजर कर लिया, किसी ने किसी को। तो ये फिर प्रॉब्लम आ गई बहुत सारी। तो सबसे पहले अब हमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ा, कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए हमारे पास कि चाहे मैं तो लूँ उसमें, मैं किसी चीज को मेजर करूं। आ जाओ। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसे खत्म करेंगे और शुरू भी करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं तुम्हें शुरू कर रही हूँ। ये बेसिक तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा वैसे तो, लेकिन आज तुम्हें इसकी गहराई से पता चलेंगी कुछ बातें। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तुम हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से। बस ठीक है, हिंदी में ही फिर तो ज्यादा अच्छा है पढ़ाना, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे इसलिए डर रहे हैं यहाँ आने से कि मीडियम तुम्हारा इंग्लिश है। कल वो लड़की भी ऐसे बोल रही थी ना, तुम थे वही खुद एडजस्ट होने में 3-4 महीने से ऊपर हो गए, इंग्लिश से हिंदी मैम सारा वक्त इसी में निकल गया। हाँ, मैं बहुत बड़ा टाइम मिल गया ऐसे, लेकिन बोलते तो यहाँ सब हिंदी में ही है, हाँ नहीं इतनी प्रॉब्लम। बोलते तो हम हिंदी में ही है ना, जो भी पढ़ाते हैं हम लोग तो खुद हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट से आ रहे पढ़ाने। सो हम तो हिंदी में भी उतने कंफर्टेबल है, और इंग्लिश में पढ़ाते हैं देवला जी जी आई सी देवला। तो जिसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आया हम वही ऑप्शन नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां होती क्या है ना। तो फिर अभी तुम बताओ, चलो वहां से नहीं देखना, अभी मैंने बताया ना जिनको जो मेजर की जाए, हाँ, जिन राशियों को हम माप सकते हैं उनको हम भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे किस किस को नापा तुमने? नहीं, मीटर तो उसकी यूनिट होगी। भौतिक राशि क्या है, जिस मीटर में हम किसे नापते हैं, लंबाई को, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, लंबाई, और क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और कितने पर रखा, बल। ये सब हम मापते ही तो हैं, घनत्व, क्षेत्रफल, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। अब हम इनको नापने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, मात्रक का। अब मात्रक कोई नई चीज नहीं है, जिस भी भौतिक राशि को नापना है उसी के निश्चित मान को हमने एक नाम दे दिया, और उसे हम क्या कहने लगे, उस भौतिक राशि का मात्रक। अभी मैं इसी पे आ रही थी, यूनिट पे। तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, बहुत पहले की बात है ये। तब कोई हाथ से ऐसे नापता था, कोई कोहनी से नापता था यहाँ से यहाँ तक, कोई पैरों से चल चल के नापता था, कदम से। तो एक बार की बात है, एक किसान को अपना खेत बेचना था, और उसकी ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसका एक दोस्त था, उसने कहा चलो मैं ले लेता हूँ तुम्हारा खेत। तो वो दोनों खेत में गए, जिस किसान को खेत बेचना था उसने चलना शुरू किया, तो उसका खेत 100 मीटर तो हुआ चौड़ा, और 200 मीटर, सॉरी 200 कदम, वो तो कदम से नाप रहा था, मीटर तो उस समय था ही नहीं। तो जो खेत का क्षेत्रफल आया, कितना आया, 100 कदम गुना 200 कदम, लंबाई गुना चौड़ाई तो होगी क्षेत्रफल। तो ये कितना आ गया, 20,000 वर्ग कदम। ये उसके खेत का क्षेत्रफल आ गया। उसने कहा चल भाई तू मेरा दोस्त है, 1 रुपया वर्ग कदम के हिसाब से मैं तुझे बेचता हूँ, तो तू मुझे 20,000 रुपए दे दे। ये तो घर की बात है, कोई बात नहीं। आज मेरी ऐसी परिस्थितियां है कि मुझे बेचना पड़ रहा, तो उसने उसे 20,000 रुपए दे दिए। पुराने जमाने की बात है ये तो, बहुत उसे फायदा हुआ होगा उस समय। तो कुछ दिनों बाद, कई सालों बाद क्या हुआ, फिर 1-2 साल में
वो उसके पास गया कि भाई ऐसा है, देख अब मेरे पास पैसे आ गए, तू मुझे मेरा कहे तो वापस कर दे, कि चल कोई बात नहीं ले ले, कि भाई नपवाऊंगा मैं इस बार तू नहीं नापेगा, मैं नपवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तू नपवा ले। तो वो एक बच्चे को लेके गया उस खेत को नापने के लिए। तो जब वो बच्चे चला, तो उस खेत की, ये तो आगे 200 कदम, उस खेत की चौड़ाई 200 कदम होगी और लंबाई होगी 400 कदम। कितना वर्ग कदम हो गया उसका क्षेत्रफल? 80,000 वर्ग कदम। क्योंकि बच्चे के तो पैर छोटे छोटे चलता है वो, और बड़ा आदमी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है चलने में। कि भाई देख, तूने भी 1 रुपये वर्ग कदम का रेट लिया था, मैं भी 1 रुपये का, कोई दोस्त है हम दोनों, कोई बात नहीं, दोस्ती में चले गए। जितना तूने मुझे दिया था उतना ही मैं तुझे दे दूं। कि भाई तू मुझे 80,000 रुपये दे दे। उसने कहा, "ओ भाई, वही खेत जितना था बढ़ कैसे गया?" तो उन दोनों की वहां बहुत लड़ाई हुई, दोस्ती खत्म। किसके चक्कर में? मेजरमेंट के चक्कर में। तो ये तो एक लड़ाई का उदाहरण मैंने तुम्हें दिया, ऐसी बहुत समाज में लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई को खत्म करने का क्या उपाय था? कि नाप की कोई माप तोल की ऐसी माप मापी जाए कि मैं मापू तो भी उतना ही आए और तुम मापो तो भी उतना ही आए। तो फिर हमारा एक ब्यूरो है, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो। तो अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने जो है इसका समाधान किया, और उन्होंने क्या किया, एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ ली, और उस छड़ की एक पर्टिकुलर लंबाई, कहा ये 1 मीटर है। अब इसकी जितनी लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर है, और ये लंबाई की यूनिट है, लंबाई का स्टैंडर्ड मात्रक है मीटर, मानक मात्रक जिसको हम बोलते हैं। अब जिसको भी नापना होगा तो वो इसका डबल, दुगुना है तो 2 मीटर, 3 गुना है तो 3 मीटर, यानी कि उसके मात्रक को उसके उस माप में कितनी बार यूज किया गया उसे उसका अंकित मान कहते हैं। अभी जैसे तुमने बताया था ना, 1 किलो चीनी, तो मात्रक को कितनी बार यूज किया गया? 1 बार, इसलिए अंकित मान कितना हुआ? 1। तो वो उसका क्या बन गया? आंकिक मान प्लस मात्रक बन के हम किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे भी अब ये तो हमारी लंबाई की लड़ाई थी, ऐसे ही तोल की लड़ाई हुई, किलोग्राम की भी ऐसी ही लड़ाई हुई। तो किलोग्राम की लड़ाई को भी निपटाया गया। तो फिर बाद में क्या फाइनल किया गया, इसका जो हमारा अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, BIPM नाम है इसका पूरा। एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी से पढ़ते हो? हाँ, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते। ये देखो, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, BIPM 1971 में हुआ किया उन्होंने इन सब समस्याओं का समाधान। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली स्थापित की। पहले हमारे पास 3 पद्धतियां थी मापन की। सबसे पहले थी FPS पद्धति, फिर आई हमारी CGS पद्धति, फिर आई हमारी MKS पद्धति, अब हमारी आई SI पद्धति। MKS पद्धति का ही अपग्रेड वर्जन है, इसमें 7 भौतिक राशियां आ गई हमारी, है ना। FPS पद्धति यहाँ पे लिखेंगे हम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को किस में नापा जाता था? फुट में, FPS पद्धति में। और द्रव्यमान को पौंड में। अभी भी नापते हैं कुछ चीजों को पौंड में, अभी भी फुट में भी हम नापते हैं, है ना। जो मिस्त्री वगैरह होते हैं ज्यादातर ये वर्ग फुट फुट में ही नापते हैं, और समय सेकंड में नापते होंगे। पौंड में क्या नापते हैं? अब जब हमारा बर्थडे आता है तो हम क्या लेके आते हैं? केक। ये तो कहते हैं कितने पौंड का है केक, तो 1 पौंड में 450 ग्राम होते हैं। उसके बाद सीजीएस पद्धति आई। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। उसके बाद आई एमकेएस पद्धति, है ना।
उसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। जो हमारी एमकेएस पद्धति थी इसी में और हमने इसको आगे बढ़ाया, फिर हमारा एसआई सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम, डी यूनिट्स। इसको ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, डी यूनिट्स। इसमें हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आई। कौन सी? मूल राशियां। सबसे पहले लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, और थी ज्योति तीव्रता। और क्या आई? लंबाई, समय, द्रव्यमान तो छोड़ ही दिया, यहीं पे लिख, फिर वही रहेगा। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लास्ट में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा भी हमारी एक भौतिक राशि थी। अब इनके मात्रक थे, ये जो हमारी भौतिक राशि है ना, ये एकदम एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक को दूसरे में नहीं बदला जा सकता, है ना। अगर हम लंबाई को कहें, लंबाई को द्रव्यमान में बदल लो तो हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अब इनके जो यूनिट्स थे, इनके मात्रक, जब ये मूल राशियां कही गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज कही गई, तो इनके मात्रकों को भी हमने क्या कहा? फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर। अब हमने मीटर नाप लिया, अब हम ज्यादातर सब मीटर में यूज करते हैं। आप अमेरिका जाओगे अपना 1 मीटर कपड़ा लेके, वो भी उसको नापेंगे तो वो 1 मीटर ही रहेगा, ये नहीं कि वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड मात्रक है। स्टैंडर्ड मात्रक का मतलब जो यही भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाए। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से, किलोग्राम को स्मॉल के जी से, मीटर को स्मॉल एम से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको भी कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये भी नाम से है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सी डी से प्रदर्शित करते हैं इसको। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल से लिखते हैं, MOL। अभी मैंने तुम्हें पदार्थ की मात्रा के बारे में बताया था, मोल के, एक मोल किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम है ना, ग्राम या उसका जो द्रव्यमान संख्या है, जो उसका अणुभार है, उसको ग्राम में तोलो। अणुभार का ग्राम में जो मान है उसे उसका 1 ग्राम अणुभार कहते हैं। ग्राम में अणुभार लिख सकते हो आप इसे, ग्राम में अणुभार क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। जैसे जल का, पानी का लिया था ना उस दिन, H2O कितना आया था अणुभार? 18, है ना। तो इसलिए हमारा 18 ग्राम पानी क्या है? 1 मोल पानी है। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.0, हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23। पद्धतियां पता चल गया आप सबको। इसमें ना 2 मात्रक और थे, पूरक मात्रक, जिसमें कोण और घन कोण, लेकिन अब उनको पूरक मात्रक की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब उनको भी
व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में भेज दिया गया है। पूरक मात्रक अब खत्म होगी। कोण और घन कोण थे वैसे। इसके बाद हमारी विमाएं आएंगी। विमाएं क्या है? डायमेंशंस। विमाएं वे घातें हैं जो किसी भी मूल मात्रक पर लगाई जाती हैं किसी भी उत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए। चलो हम अभी एक और तो टॉपिक रह गया, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो क्या होती हैं? वो सारी भाई, आज तक हमने इतनी सारी यूनिट्स पढ़ी, इतनी सारी भौतिक राशियां पढ़ी, केवल ये 7 ही थोड़ी ना पढ़ी, है ना? इनके अलावा हमने बहुत सारी पढ़ी। तो हमने सारी भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उसमें कौन कौन सी आएंगी? इनसे मिल मिल के जो बनती हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई से मिलके क्या बनी? क्षेत्रफल बना। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मिलके आयतन बना। बनाना। तो उसमें लंबाई को ही 3 बार यूज किया गया, लंबाई की सहायता से हमने दो बना दी, एक हमारी आ गई क्षेत्रफल और एक हमारा आ गया आयतन। लंबाई और द्रव्यमान की सहायता से क्या बना? घनत्व। घनत्व बना ना। ऐसे ही लंबाई और समय के साथ इनको मिला मिला के अब हमने जितनी भी इसके अलावा भौतिक राशियां पढ़ी, तुम्हें जितनी भी याद हैं, इन 7 के अलावा वो सारी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटी। उनके मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स। अब किसी भी विमा डायमेंशन, डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? इसका विमाएं, विमाएं भी घाते होती है जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, ये लगाई जाती है। जैसे हमने क्या किया, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जब हम मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर की घात 2। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की सीमा क्या है? 2। मीटर पे हमने 2 लगाया, ठीक है ना? ऐसे ही अब हम इनको डायमेंशंस को लिखने का एक तरीका बनाते हैं अपना। जैसे तुमने आज तक विमाएं देखी होगी, ऐसे लिखते हैं ना, ml2t-2 ml1। तो उसमें हम लंबाई को कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करेंगे। समय को टी से प्रदर्शित करेंगे। और ताप को केल्विन से प्रदर्शित करेंगे। और और क्या बचा? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, वैसे तो ये 4 ही आते हैं उसमें, वो मोल भी हम लिख देते हैं इसमें, वो आएगा भी, मोल ऐसे ही लिख देते हैं, ये आते हैं 4।
अब विमाएं कैसे लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, है ना। सबसे ज्यादा तो इस वाले चैप्टर में से डायमेंशंस के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैं देख भी रही थी, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज, इस टाइप से क्वेश्चन। कंडक्टिविटी, चालकता, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो थोड़ी कठिन कठिन सी है, वे निकाल के देखते हैं ना। क्या कठिन लगता है तुम्हें? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता हुआ कठिन, कैपिटल जी की डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। पहले एक बार देखो, आसान निकाल लो एक बार। जैसे सबसे पहले घनत्व की निकालना, डेंसिटी। क्या लिखोगे? द्रव्यमान बटे आयतन। पहले हमें उसका ना फार्मूला पता होना चाहिए जिसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, फिर हम उसमें लिख लेते हैं। द्रव्यमान की हमें पता है, और आयतन की एल क्यूब होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसकी क्या बन जाएगी? एम एल माइनस। अब इसमें देखो टी नहीं है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल माइनस 3 टी की पावर 0। किसी भी संख्या की अगर हम पावर 0 लगाते हैं, उसका मतलब होता है 1। 1 नहीं लगा सकते हम, लेकिन 0 लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, गुणा करके यही आया। 0 नहीं लिख सकते हम, यहाँ पावर में 0 लिख सकते हैं। आगे समझ बात? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबाई है, जैसे लंबाई की यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल टी की पावर 0। तो ये लंबाई का ही हमने विमा लिखी है। ठीक से लिखी थी मैंने। ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालते हैं सबसे पहले। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, इसी के साथ साथ हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पता चल जाएगा, है ना। जो न्यूटन ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि हमारे दो द्रव्यमान है, M1 और M2, उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें यहाँ से G की भी मान निकालनी है। तो G किसके बराबर आ जाएगा? G बराबर, ये तो नीचे चला जाएगा और ये ऊपर पर। एक काम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो ये G तो ऊपर है ना, ये करेंगे तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। एच की विमा क्या होती है? नहीं, बल्कि बल्कि एम एल टी माइनस टू एम एल, हाँ एम एल टी माइनस टू होती है बल्कि। वो तो घनत्व की निकाली, ML T-2, ये एल स्क्वायर, और ये एम, और ये एम। अब ये क्या हो जाएगा? इस एल को अंदर ले जाओ, एम एल क्यूब हो जाएगा। ये घातीय दो घातीय घातीय जुड़ जाती है आपस में, टी की पावर माइनस। नीचे क्या आ गया? एम की पावर 2 आ गया। अब देखो ये सब हमने इंग्लिश में तो पढ़ा, इसमें हिंदी कुछ ऐसी है ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर बोर्ड वाले बच्चों में ना थोड़ा सा भय बैठ जाता है अंग्रेजी को लेके। मैडम इसमें तो आया नहीं मैडम, बायो में तो पूरी इंग्लिश है ना। हाँ, बायो में हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा मैडम, उसमें तो पूरी इंग्लिश है, ज्यादा इंग्लिश है मैडम। हाँ, बायो में पता है, बायो में अगर तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना तो तुम्हें हिंदी हार्ड लगेगी। मैम यही हो रहा है, हाँ कोर्स में पढ़े नहीं जा रहा है। हाँ, और हिंदी में पढ़ रहा होता है ना सर, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करे वो हिंदी वाले पूछ नहीं। थोड़े से दिनों में आएगा ये। जैसे उसमें ना बहुत सारे टर्म्स, पुंकेसर पुमंग, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वालों को हिंदी में। हमारे यहाँ जो मैडम है ना स्कूल में बायो की, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, लेकिन ये देखो वो हिंदी मीडियम में इतना अच्छा पढ़ा रही है। वो कह रही मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको वर्ड हिंदी में लाने के लिए, और एनसीईआरटी है उनके पास भी हिंदी।
तो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में और मैथ्स में तो बिल्कुल ये चीज नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सेम ही है दोनों में। अब ये देखो m माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो पता होगा घात जब नीचे से ऊपर जाती है तो घात माइनस हो जाती है, यहाँ आ जाएगा -1 L क्यूब t माइनस या इसकी भी यहाँ से इसको देख करके ना हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। m की जगह क्या लिख देंगे, किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम की पावर -1। एल की जगह क्या लिख देंगे, मीटर। मीटर की पावर 3। टी की जगह क्या लिख देंगे, सेकंड। सेकंड की पावर माइनस का 2। और कुछ कठिन से निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नोट की विमा एप्सिलॉन नोट की विमा पता है, एप्सिलॉन नोट होता क्या है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा होता है। नहीं, हाँ एक कांस्टेंट होता है ये, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नोट निकालने के लिए हमें कूलम्ब का नियम ऐसे लगता है, उसमें उसमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस होते हैं। क्यों ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, मैम पढ़ा होता है मैम, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ ये शुरू होगा अब, यहाँ कल से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कल वो बच्चे कहते हैं हमें बेसिक करा दो, आज सारे गायब हो गए, ऐसे क्या फायदा भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या रहते हैं हमें बता देंगे। यहाँ पे जो f आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर, रहता है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की भी हमें निकालनी, तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई f Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो कोई मात्रक नहीं होता। हमारी कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं है, उनको डायमेंशन लेस क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एंगल, एंगल की कोई विमा नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। ऐसे हमारी एक विकृति होती है, विकृति की भी कोई विमा नहीं होती। Q1 Q ए टी कहाँ से आया, क्यू की डायमेंशन पता है तुम्हें, 80 होती है ना। आई वाले से आया, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, आई की डायमेंशन थी ये आया। फिर यहाँ से एफ एम एल टी -2 एल स्क्वायर, इसको सोल्व करो ऊपर लाओ से, देखो क्या आता है।
प्लैंक नियतांक भी पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया एक 2001 में, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स किसके इक्वल होती है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा गया। प्लैंक कांस्टेंट से भी मैं निकाल लेंगे। चलो इसी से संबंधित निकालते हैं प्रश्न। आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, आर की यूनिट हम इसकी एम माइनस वन एल इसके निकालेंगे एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर 4 ए की पावर 2 टी की पावर 4 ये दो तो ऊपर थी और ये दो नीचे से गई। एक हमारे पास पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे आर, आर की विमा किससे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, वैसे P बराबर वी आई से भी वो V बराबर आई आर से भी आर की निकालते हैं, उसमें हमें V की चाहिए। आर बराबर क्या होगा P अपॉन आई स्क्वायर। अब P है हमारे पास पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, निकाल के देख लेंगे अगर हमें किसी की नहीं आ रही। वर्क अपॉन टाइम नहीं वाट होती है पी होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन टी वन। अब वर्क की एम एन यू टी माइनस टू अपॉन टी। अगर तुम्हें वर्क की भी नहीं पता फिर वर्क की देखो क्या होती है, कहाँ से निकाल लेंगे वर्क की, एफ इंटू एस से, एफ की तो पता एम एन टी माइनस टू इंटू टी, तो ये आ जाएगी एम एल डी माइनस टू, इसकी एल होगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस है डी, सेकंड नहीं है, तो इसकी क्या आएगी टी की पावर माइनस 3 आ जाती है एम एल टी माइनस 3 और इसके अपॉन आई स्क्वायर, आई का मतलब ए का स्क्वायर, तो उनकी भी मैं देखो यहाँ से कितनी आसानी से निकल गई, आर आ जाएगी हमारे पास एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस, एक हमारी कैपेसिटेंस सी के भी मैं निकालू। आज तुम्हारे डायमेंशंस वाले जो तुम्हारा चैप्टर था उसको मैं एक साथ कराने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें आज से शुरू करके खत्म, बिल्कुल शुरू से हम चले हैं डायमेंशंस पे हम आगे, ये तो आता होगी तुम्हें। हाँ बस ठीक, कैपेसिटेंस सी के भी मैं निकाल लेंगे हम, जो थोड़ी हार्ड हार्ड की भी मैं है हम निकालते भी जा रही हूँ, लिख ली भाई। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा फार्मूले का यूज करेंगे, सी आर इज इक्वल टू होता है टी, उससे बड़े आसान से निकल जाएंगे। सी आर ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सी और आर किसके बराबर आएगी, उनकी विमा किसके बराबर आएगी, यहाँ से आगे तो लिख देना टी के बराबर, और आर की पूछ ले या सी की पूछ ले, तो आर की तो हमने भी निकाल ली, आर की इसमें रख देंगे तो हमारी सी की निकल जाएगी, सी क्या हो जाएगा टी अपॉन, आप इसी वाले में आ जाएंगे, ये क्या आएगी हमारी तीन की कोई आ जाएगी, तो नीचे आर एम एन टी माइनस 3 ए माइनस, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे,
m minus 1 l minus 2 t की पावर 4 a की पावर 2 या सी कैपेसिटेंस है धारिता चाल लिए चाल की तो एल टी माइनस 1 होगी वो स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं हम एक ही क्वेश्चन आया हुआ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर माइनस 1/2 ये होते हैं सी बराबर यहाँ पे कैपिटल स्मॉल सी आ रहा है अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ये हमारे पास फार्मूला होते हैं C is equal to 1 upon अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट जहाँ म्यू नोट क्या है हमारी निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नोट निर्वात की गतिशीलता अब यहाँ से अगर हमारे से म्यू नोट की भी में पूछ लेता है वो तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें पता है वहां से निकालने की अभी और इसके रख देंगे और म्यू लिख के निकल जाएगा और पूरी इसकी म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2 की पूछते हैं तो सी की आ जाएगी ठीक है एल टी -1 आएगा इसका आंसर प्लैंक कांस्टेंट की पूछ रखी E is equal to h न्यू जहाँ h हमारा प्लैंक नियतांक है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और E क्या है एनर्जी है तो h की विमा निकालो E अपॉन न्यू E की क्या होती है एनर्जी की विमा एनर्जी की नहीं पता जो वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है m n2 t माइनस 2 और आवृत्ति की विमा t -1 तो ये क्या आ जाएगा m n2 t -1 और इसमें देखो क्वेश्चन पूछा हमारे से the dimension of Planck constant equal to the energy equal to the momentum angular momentum या power इनमें से किसके बराबर है हमारे एनर्जी का तो नहीं है एनर्जी तो ml2 t-2 होती है बल्कि नहीं ml एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम का तो देखो पावर तो है नहीं और ना एनर्जी है दोनों तो खत्म हो गए अब हमारे पास मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बचा मोमेंटम की निकाल लो मोमेंटम की क्या विमा होती है द्रव्यमान गुणा वेग संवेग संवेग है मोमेंटम यानी कि पी एम इंटू वी एम एल -1 के बराबर भी नहीं होती एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखते हैं हम इसको जैसे प्रदर्शित करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास आर इंटू पी तो इसमें आर हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम केस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एकदम सीधा सीधा पूछेगा एक है इसमें होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में हम पढ़ते हैं कि डायमेंशंस को कैसे मतलब जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं और इक्वल रख सकते हैं ये तुम्हें याद रखना है हमेशा भौतिक राशियां दैट फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी विमाएं समान है उन्हें हम आपस में
जोड़ा घटाओ और बराबर। इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे b is equal to a t प्लस b स्क्वायर। यहाँ a और b कांस्टेंट है, कैपिटल में लिख सकते हैं। तो हमें a और b की डायमेंशन निकालनी है इसमें, ठीक है ना। a की a को t के साथ गुणा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की विमाएं बराबर होंगी। गुणा तो नहीं लिखवाया ना मैंने, देखो केवल उनको जोड़ा जा सकता है, यानी कि जो a t की विमा होगी वही b t स्क्वायर की होगी, और उनको बराबर रखा जा सकता है, यानी कि जो v की विमा होगी वही a t की विमा होगी। तो इस वाले रूल को अप्लाई करके हम यहाँ से a और b की विमा निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, v की विमा बराबर a t की विमा। यहाँ से आ जाएगा a की विमा, तो क्या आएगी, v की विमा और t की विमा। v की क्या है, v की क्या विमा है भाई, l t माइनस वन अपॉन t, तो ये आ जाएगा l t माइनस टू। जिसकी भी मांगी एक, ऐसे बी के निकाल के दिखाओ, बी के निकालो, तुम खुद निकाल सकते हो। टी मतलब टाइम, निकला भाई किसी का, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना, यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री। इतना आसान है। इसमें बताओ, ए बी और सी की भी मैंने करी, वही रूल अप्लाई करना हमें, जिनकी डायमेंशन इक्वल है बस उन्हीं को इक्वल जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, इक्वल रख। तो यहाँ पे जो ए की विमा होगी वही इस पूरे की विमा होगी, वही वी की विमा होगी। कभी तो इन्हें बराबर रख रखा और इन्हें जोड़ रखा, तो और सी और टी को जोड़ रखा, तो इसका मतलब जो सी की विमा होगी वही टी की विमा होगी। सबसे पहले सी की निकाल दो, द डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। इस चैप्टर में तो जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें रिव्यू करना है। ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है यार, एकदम शुरू तक। इसमें एक और पॉइंट है, लिस्ट काउंट।
पता है किसी को क्या होता है लिस्ट काउंट, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया क्योंकि ये इसका पता होना जरूरी है तुम्हें। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। हम किसी भी यूनिट को कैसे लिखते हैं, लिखने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं मन मर्जी किलोग्राम कैपिटल के और कैपिटल जी लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते हम उसे। तो उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। इसको निकाल लो, बात सुनो ना भाई मेरी बात इसको निकाल लो। हम्म, टी की पावर 4 हो जाएगी। हाँ टी की पावर तो 4 है ही नहीं कहीं। नहीं सी प्लस टी करेंगे, सी प्लस टी करेंगे तो जो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, बस टी आएगा। इन दोनों को तभी तो जोड़ा कि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है। भाई टी टाइम है, इसकी क्या डायमेंशन होती है, टी होती है ना। पावर कहाँ है? इसमें एक भी पावर नहीं लग रही। तो सी की डायमेंशन टी, सी की भी वही है जो टी की है, ए की भी वही है जो वी की है। तो ए की एल टी माइनस वन आ गया। अब बी की निकालनी है हमें। अब बी की हम अलग नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके साथ इसका भाग है। तो बी अपॉन सी प्लस टी की विमा इज इक्वल टू वी की विमा। सी प्लस टी के हमें पता ही चल गया टी है। yes, तो बी की क्या हो जाएगी, वी इंटू टी। तो एल टी, खाली एल आएगा इसमें क्योंकि वो टी माइनस वन है और ये टी है, कट जाएंगे एक दूसरे से। करो करो। एक और क्वेश्चन है देखो इसमें अच्छा सा, इसको मैं उतार देती हूँ। तुमने कल डिफरेंशिएशन कहा था ना मुझे कराने को। जी ठीक है, अभी से शुरू करते हैं कि थोड़ा सा खत्म कर ले। if the dimensions of physical quantity are given by m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। Then the physical quantity will be, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें वेलोसिटी if a is equal to 1, b is equal to 0 और c is equal to -1। मतलब कहने का है कि ये वाली जो हमें दी ना एक विमा, ये वेलोसिटी की होगी अगर हम a को 1 रख दे, b को 0 रख दे और c को -1 रख दे। समझ में आया? तो अगर हम a को 1 रख देते हैं तो m आ जाएगा, b को 0 रख देंगे तो l खत्म हो जाएगा, b की पावर -1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -1। वेलोसिटी की भी वो होती क्या है, एल टी -1 होती है। तो क्या ये है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है।
अब दूसरा ऑप्शन दिया इसने, एक्सीलरेशन होगा ये, एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। यदि क्या दे रखा, ए 1 है, बी भी 1 है और सी -2 है। आपको बताना हो गया या नहीं, तब तक मैं सी लिखती हूँ। सी दे रखा है इसलिए फोर्स होगा यदि ए 0 है, बी -1 है और सी -2 है। डी ऑप्शन दे रखा। अब तुम साथ साथ रख के इन्हें देखो क्या क्या निकल के आ रहे हैं ये। प्रेशर होगा यदि ए कितना है, 1 है, बी कितना है, -1 है और सी बराबर -2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही। मैम ऑप्शन बी भी गलत ही आ रहा है। हाँ तो निकाल के लो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई सा तो सही है ही। ऑप्शन डी। 2009 में आया ये क्वेश्चन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तुक्का मार रही क्या ऐसे? मैडम अगर मतलब आपको बता रही मैं तो चीज नहीं तो तुमने कैसे बता दिया बिना करे? मैम आपने फर्स्ट वाला जैसे सिखाया था ना, इसे सेकंड रखो। वाला करा तो सेकंड वाला गलत निकला। नहीं, इसे रखने से क्या आया ये बताओ भी, मैं क्या आई फोर्थ वाले को रखने से? बताओ क्या। वही तो मैं कह रही ना, तुम ऐसे ही बता रहे हो। करके देखो बेटा, आलस निकलना, जब तुम्हें एक सिखा दिया ऐसे ही तो निकलेगा सेम। तुम फोर्थ वाला कह रहे हो ना, पहले सेकंड तुमने देख लिया आया नहीं, थर्ड वाले निकाल के देखते हैं एक बार। जी जी मैम। थर्ड वाले में क्या आएगा, m की पावर 0, b की पावर -1 और c की पावर सॉरी l की पावर -1 और t की पावर -2। l -1 t -2 फोर्स की होती है, गलत है ये भी, है ना। फोर्स की होती है ml t -2। सेकंड वाला भी देखें, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -ml t -2। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, v अपॉन t, इसकी आती है l t -2 उसमें m नहीं होता। ये भी नहीं है। अब लास्ट ही बचा हमारे पास, यही होगा आंसर, m l की पावर -1 और t की पावर -2, यही आंसर। ये प्रेशर की होती है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, F अपॉन A, m l t -2 अपॉन l स्क्वायर। तो जब l स्क्वायर ऊपर जाता है ना, ये -1 आ जाता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। एक क्वेश्चन इसने दिया, एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। 1 मिनट का जो एंगल होता है उसको वो कितने रेडियन के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, या 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा करेंगे अलग सही है ये क्वेश्चन, इसको रब कर दो।
1 मिनट 1/60 डिग्री फाइव क्या 180 आ जाएगा इसमें रेडियन, इतने रेडियन। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 2.91 इंटू 10 माइनस ये देखो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना, और 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होता है। ये उल्टा करें 180 अपॉन ये जो हमारा पाई रेडियन इसलिए तो लिखते हैं उसे 180 से तो डिवाइड करते हैं अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी हो। अगर हमें दे रखा होगा 180 तो वो खाली पाई आ जाएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन लिखते हैं नहीं लिखते 180 डिग्री को। तो ये फॉर्मूला है इसको, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। तो 1/60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट हम करके लिखेंगे। एक और दे रखा सिग्निफिकेंट नंबर से पढ़ लिया हूँ ना, सार्थक अंक पढ़े। मैम बोलते हैं जो फोन के बाद के जो मतलब कोई फोन भी के अभी बाद अंक जीरो दे आती है, देंगे। फोन के बाद जीरो आती है तो वो काउंट नहीं होती, उसमें ऐसे वाले हमको। हाँ बहुत सारे होंगे, कोई भी दे देगा। अगर हमें 245 दे दिया तो इसमें कितने सार्थक अंक तीन है, है मैम। 3 है। अगर 245.01 दे दिया हम तो इसमें मैम 4 होगा, ये जीरो जीरो भी होएगी। अगर जीरो से पहले हमारे कोई भी अंक लिखा हो, जीरो ना हो जो, उसको पहले लिखवाना 245, तो फिर ये सारे हमारे सार्थक अंक होंगे। अगर कोई बीच में जीरो आ जाती है तो वो सार्थक अंक में काउंट होती है। अगर ये 0 0 ही होता तो फिर ये दोनों जीरो सार्थक अंक होते, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आए। और अगर इससे पहले 0 0 आया 0.002 तो इसमें केवल एक सार्थक है ना। और जैसे हमारा 4500 लिखा तो इसमें 45 यानी कि 2 सार्थक अंक है। इस वाले में जब पॉइंट ना लगाओ तो लास्ट वाले 0 सार्थक अंक में नहीं आते। ये अगर हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर्स को, अगर हमें कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ना है तो जब हम उन्हें जोड़ेंगे, जोड़ के जो हमारा आंसर आएगा उसमें उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने कम वाले में थे। जिसमें सबसे कम थे उसमें मान लो किसी में 3 है किसी में 4 है, हमने सबको जोड़ा तो आंसर जैसे यही है 2.45 2.456 2.30 ऐसे दिया हुआ है अलग अलग, ये 3 दिया हुआ है। अब जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे ना तो हमारा हमारे आंसर में 2 सार्थक अंक होने चाहिए। ये घटाओ या जोड़ो, यही नियम है इसमें। ऐसा इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा, ये रहा
Taking into account of the significant figure, what is the value of 9.99 meter? Nine point nine nine minus 0.0099। इसमें से इसको हमें घटाना है, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हमारे आंसर में होंगे? अब ये देख लो, आंसर दे रखा है इसने। ये आंसर देख के भी हम बता सकते हैं बिना घटाए। 9.980 9.9801। ये बताओ मुझे, इनमें से कौन, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? और इसमें दो। तो हमारे आंसर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए के बाद? के बाद में 2 होने चाहिए। 2 आने चाहिए ना इसमें, तो ये आएगा 2 वाला। ये है 9.98। मैम बताना दोबारा, 1 मिनट दोबारा। 9.99 जिसमें से हमने इसको घटाया, तो इसमें हमें जब हम घटाएंगे हमारे आंसर में उतने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए जितने कि हमारे टोटल में थे। इस तो शायद 2 आने चाहिए थे। 2 है ना, 1 मिनट रुको। 51 का हाँ 9.98 सही है। तो इसमें पॉइंट के बाद उतनी सार्थक अंक होने चाहिए जितने हमारे ऊपर वालों में है, क्योंकि पॉइंट के बाद अलग अलग आएंगे। यहाँ पे देखो, जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो एक आना चाहिए हमारा पॉइंट के बाद, क्योंकि एक सबसे कम वाले में है। इसमें 2 है कम, तो पॉइंट के बाद जिसमें 2 होंगे वो आएगा। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 4। तो अगर कोई बच्चा सोचेगा कि इसमें 4 सार्थक अंक है, तब भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है ना, कम वाले लेने हमें। आगे समझ में बात? ये ना, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी अपने आज घर जाके पढ़ना। ये इसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इनको हम सार्थक अंक मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। ये देखो, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। यदि किसी भी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखेंगे। तो जो जी उससे पहले 0 है, तो फिर लास्ट वाले 0, पॉइंट के बाद वाले 0 छोड़ देते हैं। उसके बाद जितने नॉन जीरो नंबर आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। इस टाइप से इसमें पूरे रूल्स हमें समझा रखे हैं। हाँ, सब में है ये। जिसमें दशमलव पॉइंट हो, उसके बाद वाले पॉइंट, जैसे एक पॉइंट दे रखा है इसमें 0.06900, तो इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, लेकिन ये होंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। समझ में आ रही है बात अब? ऐसे ही भाग में भी हमें ध्यान रखना। भाग में भी वही होगा कि पॉइंट के बाद जितने सार्थक अंक है उतने हमारे आंसर में आने चाहिए। जेनेटिक्स पूरी हो गई थी। क्राई सिंड्रोम भी पूरा सही है। क्राई सिंड्रोम में वर्ड से ट्रेन आ जाए तो मैं आगे बता देता, 2 इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम को देखता हूँ। तो ट्वेल्थ में सारे पढ़े। इसी तरह क्वेश्चन भी इसी तरह है।
ये किसमें आता है, हमें किसी भी इक्वेशन का ट्रू बताना कि इक्वेशन ट्रू है या नहीं, वो सच है या झूठ है। जैसे उसमें भी हमें दोनों साइड की विमाएं लिखनी होती हैं, और अगर दोनों साइड की विमाएं हमारी इक्वल आ जाती हैं तो वो इक्वेशन ट्रू है, वरना वो फॉल्स है। जैसे यही मान लो, कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं जितनी हमने आज तक पढ़ रखी, एफ इज इक्वल टू एम में ही ले लो, इसे छोड़ दो। ये है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा इक्वल आएगी। दूसरा, ई बराबर यू प्लस ये हमारी इक्वेशन है पहली मोशन की, इसमें भी। और एल माइनस वन इधर क्या है, एल टी माइनस वन प्लस ए को क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू और एन, तो ये आएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। दोनों की भी मैं सेम है तो बस एक ही लिख देंगे, एल टी माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ भी एल टी माइनस वन, यहाँ भी, तो दोनों साइड की भी मैं सेम आई, तो इसका मतलब ये समीकरण सही है। वी और अगर जी हो जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर नहीं आएगा। हाँ, यू टी प्लस हाफ वी टी, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो, इसमें इधर क्या आएगा, एल टी माइनस वन, इधर क्या आएगा, एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस हाफ एल टी माइनस टू इंटू टी। इस वाले को छोड़ दो, हाफ जी टी ये दे रखा, ये दे रखा हमें हाफ जी टी, देखो ये गलत आएगी। और यहाँ पे क्या होता है इस वाले समीकरण में, ये हमने गति की दूसरी समीकरण लिखी, यहाँ पे क्या होता है इसमें, यहाँ पे भी होता है, ये न्यूक्लियस में इधर एस होता है, डिस्टेंस एस, यहाँ एल आई, तो मैं कह रही हूँ एल के द्वारा बार बार, तो ये आएगा यहाँ पे, इसे हटा दो, खाली हमें इतना ही दे रखा हाफ जी टी। अब देखो जब हम इसकी निकाल लेंगे तो ये गलत आएगी, हाफ की तो कोई भी होती नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, इधर की एल टी माइनस वन आई और इधर की एल आई, तो इसका मतलब ये, अब ये सही कैसे होगी, ये सही कैसे होगी, ये भी हमें डायमेंशनल का उपयोग करके इसको निकालना है। तो प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए जी की पावर ए और टी की पावर बी पे डिपेंड कर रही है ये, और फिर हम क्या कर देंगे, एस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, जी की पावर ए। ये डायमेंशनल एनालिसिस से अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन तुमने पढ़ी होगी इंटर में भी। तो इससे जब हम इन दोनों साइड की विमाएं लिखते हैं, इधर एल आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, ये जी एल टी माइनस टू की पावर ए, और यहाँ पे क्या है, ये टी टी की पावर बी। अब इधर से एल एल वाले सारे एक साथ ले लो, एल की पावर ए, टी की पावर क्या आई, माइनस का टू ए प्लस का बी आई। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इधर हम लिख सकते हैं एल, क्योंकि इधर एल और टी है और इधर एल तो है लेकिन टी नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस टू ए लिखेंगे,
दोनों की साइड की जो हमारी डायमेंशन है उनको इक्वल रखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। एल की पावर 1 एल की पावर ए, तो ए इज इक्वल टू 1। इधर टी की पावर 0, इधर टी की पावर, हाँ, तो ये आ जाएगा b माइनस 2a इक्वल टू 0। ए की वैल्यू इसमें रख दो, है ना, तो b क्या आ जाएगा, b माइनस 2 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2। अब a और b की वैल्यू यहाँ रख दो, s बराबर k g पावर 1 dt। k कांस्टेंट है इसमें, इस वाले जब हम यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला शो करते हैं, निकालते हैं, तो जो कांस्टेंट होता है ये इसकी डिमेरिट है कि ये उसकी वैल्यू नहीं बताता, खाली उसको अगर हमें पता है, हमने पहले से पढ़ रखा उसकी वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, वरना हमें इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, इसकी हाफ होती है, तो हाफ जी टी स्क्वायर होना चाहिए था इस समीकरण में, तब ये सही है। ऐसा समझ में बात। अब तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो रह गया भाई, तुम कल थोड़ा जल्दी आना बेटा, क्योंकि मैं आज शुरू शुरू से करवाती थी, तुम आएंगे। ठीक है, कल जल्दी आ जाना, फिर थोड़ा सा मुझे कल डिफरेंशिएशन बता दूंगी, फिर एक दिन इंटीग्रेशन।